मनोहर राव जी चंद्रिकापुर है। और इसी के साथ में इस तहसील में हमारी ताकत हमारे पार्टी की और हमारा मतलब वजूद इस पार्टी का इस क्षेत्र में केवल भाऊ बघेल है। तो चलना ही है। हमने आज 2,500 करोड़ लाया तो हमको अगले हमारे टर्म में 10,000 करोड़ तक की विकास निधि अपने क्षेत्र के लिए लाना है। लेकिन जनता में भी चर्चा चल रही थी कि अभी जो है जनता को यंग नेतृत्व चाहिए, युवा नेतृत्व चाहिए। यदि आपको जनता ने अप्रोच किया और जनता ने कहा कि सुगत भैया आप एमएलए का चुनाव लड़िए, तो क्या आप लड़ो? जिस प्रकार से वापिस से हम लोग महाविकास आघाड़ी की सरकार ने पिकअप पकड़ा तो 2 से 3 महीने के बाद में वो सरकार बैठ गई और सत्ता परिवर्तन हो गया और आमदार साहब विपक्ष में चले गए 1 साल के लिए। तो विपक्ष के आमदार को ऐसे भी कुछ करने का मौका मिलता नहीं है और 2 साल कोरोना हमारा खा गया, 3 साल। तो वह समझकर अगर जनता मौका देती है तो आप आरोग्य क्षेत्रों में क्या? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आरोग्य क्षेत्र में अपने आमदार साहब ने 2019 से लेकर 2024 तक के जो काम किया है, पिछले 30 साल के विधायक और मंत्री जितने भी इस क्षेत्र में हुए उन्होंने कभी नहीं किया। परिस्थिति है ये है भ्रष्टाचार। अभी हम जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कहीं रोड हो, नाली हो, वहां भ्रष्टाचार चल रहा है, तहसील ऑफिस हो, हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। इसके कारण जो है ना ये जनता है, ना पॉलिटिशियन है, ना अधिकारी है। वो पिताजी के लिए कर रहे हैं या खुद के लिए? मैं जो कार्य कर रहा हूँ ना पिताजी के लिए कर रहा हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, हमारे बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क का विधानसभा चुनाव सर्वे चल रहा है। साथियों, मैं आपको बता दूं, गोंदिया जिले में 4 विधानसभा है। चारों विधानसभाओं का जायजा बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क ले रहा है। गांव-गांव में जाकर जो लोगों की समस्या है, जो लोगों को तकलीफें आ रही है, उनको जानने का प्रयास कर रहा है। साथ ही जो लोग इच्छुक है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, उनसे भी जाकर मिल रहा है। जो लोगों की समस्या है उनसे जाकर रख रहा है कि अगर आपको जनता ने मौका दी तो क्या आप जनता की समस्या छुड़ाओगे या नहीं छुड़ाओगे। उसी प्रकार साथियों, आज हमारे साथ मौजूद है अर्जुनी मोरगांव विधानसभा के डॉक्टर सुगत चंद्रिकापुरी जी। साथियों, मैं बता दूं कि इनके जो पिताजी है वो अभी वर्तमान विधायक है मनोहर चंद्रिका जी पुरे। आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे, आज हम उनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुगत चंद्रिकापुरी जी से। भाऊ, सबसे पहले आपका बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। क्या बताओगे, आपकी जो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी है बहुत जोरों से दिख रही है। आप गांव-गांव में जाकर लोगों से मिल रहे हो। जो है राष्ट्रवादी पक्ष से आप टिकट मांग रहे हो, क्या स्थिति है अजीत पवार? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार, प्रफुल्ल भाई पटेल और इस क्षेत्र के आमदार मनोहर राव जी चंद्रिकापुर है। और इसी के साथ में इस तहसील में हमारी ताकत हमारे पार्टी की और हमारा मतलब वजूद इस पार्टी का इस क्षेत्र में केवल भाऊ बघेल है। तो हम लोगों की इस तहसील के लिए एक स्पेशल प्लानिंग चल रही है। एक पार्टी का कैडर कैसा मजबूत हो, पार्टी के एक एक जो कार्यकर्ता को हम कैसे मजबूत करें, किस तरह से हम उनको आगे लेके जाए, नई विचारधारा के साथ में, नई संकल्प के साथ में और नए जो विकास की जो नीति है हमारी, उसके साथ कैसे जोड़े ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को, हमारे तहसील की जनता को, हमारे साथ में जो जुड़े हुए हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी है, इन सब लोगों को कैसे मजबूत किया जाए, इसके ऊपर हमारा एक तैयारी चल रही है। अच्छा, आपने ये तो बताया, मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपको जनता ने मौका दी तो आपका क्या विजन रहेगा? अभी अगर जनता ने हमको मौका दिया तो आज तक के इस क्षेत्र में यहाँ के जो अभी के जो विधायक है मेरे पिताजी मनोहर राव जी चंद्रिकापुरे साहब, इन्होंने इस अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र में आसपास 2,25,000 करोड़ से 2,500 करोड़ का विकास निधि यहाँ पे लेके आए हैं। अच्छा। और ये विकास निधि कृषि क्षेत्र में, सिंचन क्षेत्र में
आरोग्य क्षेत्र में, उसके बाद सामाजिक न्याय विभाग क्षेत्र में, आदिवासी विकास क्षेत्र में, जल संपदा क्षेत्र में, उसके बाद में इलेक्ट्रिक विभाग के क्षेत्र में, और जो भी सरकारी विभाग है उन सारे विभागों में मेरे पिताजी ये 2019 से लेके 2024 तक के 2,500 करोड़ रुपए के काम अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र में लेके आए। ये हमारा फेज नंबर 1 था। मतलब हमारा टप्पा क्रमांक 1 था। और अभी हमारा विजन जो 2024 से लेके 2029 है, ये विकास काम तो हमको साथ करके चलना ही है। हमने आज 2,500 करोड़ लाया, तो हमको अगले हमारे टर्म में 10,000 करोड़ तक की विकास निधि अपने क्षेत्र के लिए लाना है। पर इसके साथ ही हमारी जो जनता है क्षेत्र की, उसको रोजगार क्षम बनाना है, उसको पढ़ाई के लिए बच्चों को अभ्यास युक्त बनाना है। उसके बाद में महिलाओं के सक्षमीकरण का कार्यक्रम हमको हाथ में लेना है। और ये सारी चीजें करने के लिए हम एक संकल्पना लेके चल रहे हैं। और उस संकल्पना में हम 3 से 4 प्रोजेक्ट के ऊपर में बहुत सीरियस तौर पे विचार कर रहे हैं, और जो कि आने वाले 1 साल के अंदर में हम निश्चित रूप से इसको कार्यान्वित करेंगे। एक हम इथेनॉल का फैक्ट्री चालू करेंगे, दूसरा हम शुगर फैक्ट्री के बारे में शुरुआत करेंगे, तीसरा हम मत्स्य प्रक्रिया उद्योग के बारे में शुरुआत करेंगे, और चौथा गारमेंट की फैक्ट्री के बारे में हम शुरुआत करेंगे। जिससे अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र के लगभग सारे ही समाजों को इससे फायदा पहुंचेगा। इससे जो गरीब अपना किसान है इसको फायदा पहुंचेगा, महिला वर्गों को फायदा पहुंचेगा, और ये जो अपने युवा लोग हैं इनको भी फायदा पहुंचेगा। चंद्रिका पुरी जी, जनता में चर्चा चल रही है अभी, जैसे कि हमने बताया कि बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क का एक सर्वे चल रहा है। जनता में जाकर मुलाकात ले रहा है, उनकी समस्या जानने का प्रयास कर रहा है। और साथ ये भी चर्चा चल रही है कि जो डॉक्टर सुगत चंद्रिकापुरे है, वह पिताजी के भरोसे विधायक की टिकट मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपको जनता ने क्यों चुन के देना चाहिए? मतलब आपको जनता ने क्यों वोट करना चाहिए, ऐसा क्यों लगता है? सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करूंगा कि मैं पिताजी के भरोसे टिकट नहीं मांग रहा हूँ। जैसे हमने बताया कि जनता में चर्चा चल रही है। नहीं, जनता में चर्चा चल रही है, वही चर्चा मैं आपके न्यूज नेटवर्क के मार्फत मैं जनता को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पिताजी के भरोसे टिकट मांगना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ। मैं मेरे वर्तमान जो इस क्षेत्र के विधायक है मनोहर राव जी चंद्रिकापुरे साहब, इनके लिए पूरी तरह से अपनी युवा वर्ग की ताकत इकट्ठा करके, महिला वर्ग की ताकत इकट्ठा करके, हमारे किसानों की ताकत इकट्ठा करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विधायक इस क्षेत्र से बने, हमारे पिताजी वापिस से विधायक इस क्षेत्र के बने, इस चीज के लिए मैं कार्यरत हूँ और प्रयास कर रहा हूँ। और ये सारे जो प्रयास है, इसका मतलब आप अपने पिताजी के लिए कार्य कर रहे हैं। आप अपने पिताजी के लिए जो अभी वर्तमान विधायक है उनको फिर से टिकट मिलना चाहिए, या वो फिर से विधायक बनना चाहिए, इसलिए कार्य कर रहे हैं, ना खुद के लिए। राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जनता में भी चर्चा चल रही थी कि अभी जो है जनता को यंग नेतृत्व चाहिए, युवा नेतृत्व चाहिए। यदि आपको जनता ने अप्रोच किया और जनता ने कहा कि सुगत भैया आप एमएलए का चुनाव लड़िए, तो क्या आप लड़ोगे? देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो जनता की आवाज जो है वो पार्टी नेतृत्व तक पहुंचती है। ठीक है। और अगर पार्टी नेतृत्व का ऐसा मानना है कि एक यंग नेतृत्व ने मैदान में उतरना चाहिए और सारी मतलब चीजों को फेस करना चाहिए, इलेक्शन को फेस करना चाहिए, तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रवादी कांग्रेस, देश के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय अजित दादा पवार, इनके आशीर्वाद से, माननीय श्री प्रफुल्ल भाई पटेल, इनके आशीर्वाद से, माननीय इस क्षेत्र के आमदार मनोहर राव जी चंद्रिकापुरे, इनके आशीर्वाद से, और जनता की आशीर्वाद से अगर सबकी इच्छा है तो जरूर मैदान में उतरेंगे। अच्छा, चंद्रिकापुरे जी, मैं पूछना चाहूंगा कि अभी वर्तमान विधायक है पिताजी, उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया है? मतलब रोजगार के लिए क्या किया? अभी रोजगार के लिए, अभी युवाओं के लिए जो वो कर रहे हैं, तो अभी जैसे युवाओं के लिए हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से दोनों हमारे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उनके लिए 5-5 करोड़ रुपए का निधि लेके आए हैं। उसके बाद में हम युवाओं का ट्रेनिंग हमारे ऑफिस में लेते ही रहते हैं, उनको रोजगार क्षम और उनको मतलब
पढ़ाई के लिए उनको उत्सुक बनाना, उनको अच्छे प्रकार की एग्जाम्स कैसे प्रिपेयर करना उसके लिए मार्गदर्शन करना, उनके लिए जैसे हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। अभी तक के कुछ प्रोजेक्ट या उनको रोजगार मिले, उनको उद्योग मिले, ऐसा कुछ किए हैं? अभी तक के उनको रोजगार मिले या कुछ कर पाए, ऐसा हम कुछ कर नहीं पाए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सिर्फ क्योंकि आपका सवाल बहुत छोटा सा है, आप 2 मिनट में पूछते हो, 2 मिनट में आंसर लेते हो, बट इसके लिए मैं आपसे 1 मिनट लूंगा। हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जिस समय पे विधायक महोदय चुन के आए, 2019 में वो चुन के आए, 2 महीने के बाद में सरकार बनी और सरकार बनने के 1 महीने के अंदर में कोरोना लग गया। और कोरोना लगने के बाद में हमारा जो कार्यकाल है, जो शासनकाल है आमदार साहब का, उस सिचुएशन में 2 साल तक के कोरोना चला। 2 साल के बाद में जैसे कोरोना हटा और हटने के बाद में जिस प्रकार से वापिस से हम लोग महाविकास आघाड़ी की सरकार ने पिकअप पकड़ा, तो 2 से 3 महीने के बाद में वो सरकार बैठ गई और सत्ता परिवर्तन हो गया और आमदार साहब विपक्ष में चले गए 1 साल के लिए। तो विपक्ष के आमदार को ऐसे भी कुछ करने का मौका मिलता नहीं है और 2 साल कोरोना हमारा खा गया, 3 साल हमारे बर्बाद हो गए। उसके बाद में अभी ये पिछले 1.5 साल से जैसे ही अजीत दादा पवार सत्ता में गए और अजीत दादा वहां जाने के बाद में जिस तरह से फिर हम लोगों को विकास निधि और सारी चीजें मिली, तो हमारा जो प्रायोरिटी नंबर 1 था, जो हमने हमारे 5 साल को 1.5 साल के टप्पे में बांटा था, तो वो 1.5 साल का टप्पा हमारा अभी कंप्लीट हो गया कि जिसमें हमने 2000 से 2500 करोड़ के काम किए। और दूसरा टप्पा जो हम रोजगार के लिए शुरुआत करना चाहते थे, तो अब इलेक्शन लग गए। तो इलेक्शन लगने की वजह से समय की कमतरता, साधनों की कमतरता, सरकार की अस्थिरता और ये सारी चीजों के कारण जो हमारी संकल्पना है, हमारी संकल्पना क्या है? इथेनॉल का प्लांट लगाना। हमारी संकल्पना क्या है? एक शुगर फैक्ट्री लगाना। हमारी संकल्पना क्या है? एक गारमेंट की फैक्ट्री लगाना। हमारी संकल्पना क्या है? मत्स्य प्रक्रिया उद्योग लगाना। ये किसके लिए? युवाओं के लिए है। यहाँ काम कोई बूढ़े लोग थोड़ी करने वाले, ये युवा लोग ही करने वाले। तो जो चीज पहला टप्पा हमने निपटाया, जो आपको बताया 2500 करोड़ के विकास काम करने का, और दूसरा टप्पा अभी हमारा 24 से लेकर 29 में चालू होगा, क्योंकि बीच में इलेक्शन आगे करके प्रक्रिया थोड़ी खंडित है। जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद में इमीडिएटली हमारा युवाओं का रोजगार देने का और ये फैक्ट्रियों को खड़ा करने का काम चालू हो जाएगा, जिसके कारण हमारे क्षेत्र के सारे युवा जो है इनके हाथ में काम मिलेगा, हमारे क्षेत्र के किसानों के हाथ में काम मिलेगा और हमारे क्षेत्र की महिलाओं के हाथ में भी काम मिलेगा। चंद्रिका पुरे जी, मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे जीवन का एक बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट नीड होती है आरोग्य। तो आरोग्य क्षेत्र में क्या किए हैं, और यदि आपको युवा नेतृत्व समझकर अगर जनता मौका देती है तो आप आरोग्य क्षेत्र में क्या? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आरोग्य क्षेत्र में अपने आमदार साहब ने 2019 से लेकर 2024 तक के जो काम किया है, पिछले 30 साल के विधायक और मंत्री जितने भी इस क्षेत्र में हुए उन्होंने कभी नहीं किया। अर्जुनी मोरगांव का रूरल हॉस्पिटल, ग्रामीण रुग्णालय को हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिलाया। अभी वो 100 बेड का हॉस्पिटल होने वाला है। सड़क अर्जुनी का जो ग्रामीण रुग्णालय था उसको भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिलाया, उसमें 100 बेड का हॉस्पिटल होने वाला है। दोनों हॉस्पिटल को कम से कम मेरे ख्याल से 70 करोड़ रुपए की निधि सरकार की तरफ। आप कभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विजिट करने गए हैं? हाँ, गया हूँ। क्या हालत है उसकी? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत सरकार के जितने संसाधन अवेलेबल है उस हिसाब से थोड़ी कम है, और सरकार जैसे जैसे टैक्स। तो क्या आपको लगता नहीं कि वो जो हालत थोड़ी कम है वो हालत पूरी एकदम अच्छी हो जाए, जनता को वहाँ बहुत अच्छे से अच्छा इलाज मिले? अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक्चुअली हमारे कार्य क्षेत्र में आता नहीं, पर जो 2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे कार्य क्षेत्र में आते, मैं आपको निश्चित तौर पे ये वादा करता हूं कि अब वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे उनका काया पलट हो जाएगी तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बेहतरीन हमारे 2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होंगे, क्योंकि वो हमारे कार्य क्षेत्र में है। उसमें किस तरह से काम चलेगा, क्या चीजें होगी, ये मैं आपको 1 साल के बाद में आपको वहां इन्वाइट करूंगा बापू की आवाज चैनल को, और आप लोग वहां पे आके अपने आंखों से स्वयं देखेंगे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जो आपके क्षेत्र की जनता है वह गोंदिया में ना जाते हुए वह आपके क्षेत्र में ही
प्रॉपर इलाज ले। इसीलिए हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे क्षेत्र के जनता के लिए गोंदिया न जाना पड़े इसलिए लेके आए। दोनों अस्पताल के लिए 80-80 करोड़ रुपए का निधि शासन की तरफ से हुआ है। उसमें अच्छे से अच्छी मॉड्यूलर ओटी लगने वाली है, उसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ रहेंगे, उसमें एक एमडी मेडिसिन के डॉक्टर बैठेंगे पूर्ण काल, उसमें सारे प्रकार की सुविधा रहेगी, आईसीयू का यूनिट रहेगा, क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जब दर्जावार होती है तो ये सारी सुविधा वहां पे आती है। और आप अभी भी हमारे क्षेत्र का सौंदर्य का ग्रामीण रुग्णालय देख लीजिए जो नया बना है, और जो अभी हमारा इड़दा का जो पीएचसी सेंटर है वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं है। मैं निश्चित तौर पे आपको वहां पे इनवाइट करना चाहूंगा कि आज तो हम गोरेगांव क्षेत्र में बैठे हैं, आप वहां पे आइए और वहां का भी आप वीडियो शूटिंग करें ताकि आपको पता चले। जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपना ऐसा है, अब वो अधिकार क्षेत्र ही हमारा नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। चंद्रिकापुरे जी, उसी प्रकार एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जमाने में एजुकेशन के अलावा कुछ भी सही नहीं है। और जो आपका क्षेत्र है वो नक्सलाइट एरिया में आता है, आदिवासी क्षेत्र है, तो क्या लगता है आपको एजुकेशन के मामले में, आप एजुकेशन के लिए क्या कहना चाहोगे, या जब आपको अगर जनता ने मौका दी तो आप शिक्षा विभाग में क्या नया करेंगे? जैसे ही हमको अगर जनता ने मौका दिया तो शिक्षा विभाग में आज के तारीख में समग्र शिक्षा अभियान। मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि जो जिला परिषद स्कूल्स है उनकी हालत आपने देखे हैं कि वह अभी बंद होने के कगार पर है, वहां टीचर बरोबर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसके लिए क्या प्रयत्न करेंगे? अभी एक छोटा सा प्रयत्न मैंने अपने स्वनिधि से किया है। केवल भाव ने जैसे हमको बताया कि कौन से गांव गए थे अपन, घुमर्रा। घुमर्रा जो गांव है वहां के टीचर भी बहुत अच्छे जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के, और वहां पे पढ़ने वाले बच्चों की भी संख्या, पट संख्या बहुत अच्छी है और वो पढ़ना चाहते हैं। और उनके तरफ से जैसे डिमांड आई कि हमारे 4 कंप्यूटर सेट है वो चारों के चारों खराब हो गए हैं, तो हमारे पास सरकार की निधि, मेरे पास तो अवेलेबल नहीं थी कोई, तो मुझे जैसे केवल भाव ने मेरे कान पे डाला, फिर मैंने मेरे पिताजी के कान पे डाला, तो उनका जो एमएलए फंड है वो खत्म हो चुका था। तो फिर हमने एक डिसीजन लिया कि नहीं, एमएलए फंड अगर खत्म भी होता है बट इतनी अच्छी डिमांड अगर कहीं से पब्लिक की तरफ से आती है तो वो लोग को उस चीज की कमी नहीं पड़नी चाहिए। तो मैंने अपने पैसों से एक कंप्यूटर का सेट, उनको प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर का सेट और सारा पूरा कीबोर्ड, माउस, सारी चीजें मैंने उनको वहां पे भेंट करके उस स्कूल को दिया है। और जैसा आपका प्रश्न है कि अगर हमको मौका दिया जाए तो हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे, अगर हमें मौका दिया जाए तो निश्चित तौर पे समग्र शिक्षा अभियान से बहुत अच्छी स्कीम भारत सरकार ने अपने शिक्षा विभाग के थ्रू यहाँ पे दी है। पर अकार्यक्षम मतलब जो कोई जिला परिषद में जो भी काम करने वाले लोग रहते, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान जो रहता है ये जिला परिषद के थ्रू रूट होता है, इनके जो एजुकेशन ऑफिसर और ये सारी यंत्रणा जो है उनके थ्रू चलती है। तो ये सब लोगों की एक मीटिंग लेके समग्र शिक्षा अभियान की क्या रिक्वायरमेंट अपने को अपने अपने स्कूलों में है, इनकी सारी मीटिंगें लगा के उनका एक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के हम वहां पे बंबई में समग्र शिक्षा अभियान के ऑफिस में बैठेंगे और वहां ये सुनिश्चित करेंगे कि उस समग्र शिक्षा अभियान का आखिरी पैसा, एक एक पैसा गोंदिया जिले का और सारी चीजों का पूरा रिलीज हो वहां से, और यहाँ से प्रॉपर तरीके से प्रपोजल वहां पे जाए। ये सिस्टम के लैप्सेस होते हैं। ये जो लैप्सेस जो आप देख रहे हो कि स्कूल में क्यों नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, कर्मचारियों को पगार मिलता है, बरोबर, तो कर्मचारियों को पगार मिलने के बाद में वो टेंशन फ्री हो जाते हैं, उनको लगता है कि वो सरकार के जवाई हो गए हैं, ठीक है, तो वो ये सब चीजों का काम नहीं करता जो काम उनको करना चाहिए। अब इनसे काम करवाने के लिए जब नेतृत्व खड़ा होता है तो नेतृत्व इनको बिठाता है, चलो बैठो, बैठ के अभी ये पूरा प्रिपेयर करके दो मेरे को प्रोजेक्ट, और फिर हम वहां पे जाते हैं और वहां के ऑफिसर के पास से ये सारी चीजें सैंक्शन। तो इसके लिए शासन और प्रशासन कैसा चलता है इसकी समझ रहने वाला नेता जब रहेगा तो निश्चित तौर पे ये सारी चीजें कार्यान्वित होगी। आमदार साहब ने समग्र शिक्षा अभियान से हमने वहां पे आसपास अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी स्कूलें हैं उसके लिए हमने एक 28 कोटि का डिमांड रिपोर्ट हमने वहां पे भेजा है। बट अभी समय कम होने के कारण चुनाव लग गए हैं, निश्चित तौर पे चुनाव के बाद में वो हम 28 कोटि रुपए अपने क्षेत्र के लिए रिलीज करा। मैं और एक सवाल करना चाहूंगा, जो जनता के बीच में ही निर्माण हुआ है, जो हमें वास्तविकता में दिखा और वह सही में परिस्थिति है, ये है भ्रष्टाचार।
अभी हम जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कहीं रोड हो, नाली हो, वहां भ्रष्टाचार चल रहा है, तहसील ऑफिस हो, हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? और जो बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क की टीम है, वह हर इच्छुक उम्मीदवार से पूछ रही है कि अगर आपको मौका दिया तो आप भ्रष्टाचार को पूरा खत्म तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन कंट्रोल करने में क्या प्रयत्न करेंगे? देखिए, जैसे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। मेरी जो पढ़ाई है वो मैंने रशिया में की थी, मॉस्को में। ठीक है, मैं मॉस्को में रहा हूँ। मैं दूसरा कि मैं बिजनेस भी करता हूँ, तो उस बिजनेस के सिलसिले में काफी देश जो है दुनिया में, कम से कम 20-25 देशों में मैं घूम चुका हूँ। लंदन हो गया, यूरोप के सारे देश हो गए, अमेरिका हो गया। सारे देशों की कार्य प्रणाली कैसी चलती है और भ्रष्टाचार का प्रॉब्लम हमारे देश में क्यों है, इसका सबसे मुख्य कारण जो है ना, ये जनता है, ना पॉलिटिशियन है, ना अधिकारी है, ना सिस्टम है। इसका सबसे मुख्य कारण है पॉपुलेशन। अच्छा। जिस देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है, उसमें जब सुविधाओं की कमी पड़ती है, तो मांगने वाले जब हजारों और लाखों के तादाद में होते हैं, तो जो देने वाले हाथ होते हैं, तो अब दे किसको? तो यहां से भ्रष्टाचार का उगम चालू होता है। फिर यही जनता लोगों को पैसे देती कि मेरा पहले नंबर लगाओ। लेकिन अभी तो हम दो हमारे दो वाला सिस्टम है। नहीं, अभी हो गया ना, वो इसलिए हो गया क्योंकि तो अपन तो चाइना को भी पार कर गया ना। हम दो हमारे दो कर खा रहे हैं। वो सिस्टम होगा, हम दो हमारे दो होते नहीं ना। अब ये जो भ्रष्टाचार का सिस्टम है, ये जब नीचे से बंद हो जाएगा, तो ऊपर में भी धीरे धीरे भ्रष्टाचार बंद होगा। जैसे अभी मैं स्विट्जरलैंड गया था कुछ ही दिन पहले, तो स्विट्जरलैंड की जो पूरा क्षेत्रफल है वो अपने पूर्व विदर्भ जितना बड़ा है, जैसे अपने 5-6 जिले होंगे उतना। और वहां की पॉपुलेशन जो है ना, पूरे स्विट्जरलैंड की, वो थी 60 लाख लोगों की। मतलब वो 6 जिलों की पॉपुलेशन 60 लाख। वहां दूर दूर तक के लोग नहीं दिखते। अब क्या होता है, वो जितना कमाते हैं उनके ऊपर हाई टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है, बट हाई टैक्सेस लगाने के बाद में उनको आरोग्य की सुविधा फ्री रहती है, उनको इलेक्ट्रिक की सुविधा फ्री रहती है। वहां के रोड, रास्ते और नाली जो है वो एकदम हाई क्वालिटी के बनते हैं, और इसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता, क्योंकि सिस्टम में पारदर्शिता होती है। जी, आपने जैसे बताया कि पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो आपने क्या सोचा है, कुछ प्लानिंग की है क्या भ्रष्टाचार को कम करने की? देखिए, मेरा तो एक ही मतलब अनुरोध रहेगा अपने सारे ग्रामीण वासियों को, जनता को, सारी चीजों को, क्योंकि जब हम लोग किसी भी चीज को बढ़ावा खुद देते हैं, ठीक है, तो वो चीज आगे बढ़ती है। तो मैं हाथ जोड़ के विनंती अपने ही लोगों से करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की कोई चीज अगर उनके निदर्शन में आती है कि कोई बाबू उनको पैसे मांग रहा है, या कोई वो अपना काम करने के लिए खुद से पैसे देने जा रहे हैं, तो इस प्रकार की प्रथा वो स्टॉप करे और सबसे पहले खुद शिक्षित हो जाए, ताकि उनको वो रूल्स एंड रेगुलेशन सीखे, वो सिटीजन चार्टर सीखे कि जिसमें उनको कितने दिनों में वो चीजें हो जानी चाहिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो क्या होता है कि आधा नॉलेज के साथ में जब कोई जाता है तो उसके लिए वो चीज घातक होती है। इसकी ट्रेनिंग हम उसको देंगे, जो आपने मुझसे पूछा कि सामाजिक दृष्टि से हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या करेंगे। हम उनको सही तरह से सचेत करेंगे कि ये चीजों के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर पैसे आपको कोई मांग रहा है तो हमसे संपर्क करें, एंटी करप्शन का विभाग है उनसे संपर्क करें। और ये चीज में आप कहाँ डॉक्यूमेंट्स की पूर्तता में कम पड़ते हो या कोई चीज में कम पड़ते हो, पहले वो त्रुटि दूर करने की कोशिश कीजिए। और वो त्रुटि अगर दूर करने के बावजूद भी आपसे अगर कोई डिमांड करता है, तो उस आदमी को हम उसके मुकाम तक के जेल तक पहुंचा करेंगे। ये हम भ्रष्टाचार के लिए करेंगे। अच्छा, मैं लास्ट सवाल करना चाहूंगा, टाइम का अभाव है, टाइम को देखते हुए मैं फिर पूछना चाहूंगा कि आप जो अभी कार्य कर रहे हैं वो पिताजी के लिए कर रहे हैं या खुद के लिए? मैं जो कार्य कर रहा हूँ ना पिताजी के लिए कर रहा हूँ ना खुद के लिए कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है, क्या अगर आपको सामने विधानसभा में, आगामी विधानसभा में मौका मिला, तो क्या आप ऐसा कहोगे कि पिताजी आप लड़िए, या आप खुद लड़ोगे, या अगर आपको पार्टी ने मौका नहीं दिया तो क्या आप पक्ष लड़ोगे? मैं आपको वापस दोहराता हूँ कि ना मैं पिताजी के लिए ये कार्य कर रहा हूँ ना खुद के लिए कर रहा हूँ। जिस पार्टी के वजह से यहाँ पे लोगों में विकास की गंगा बहती है,
हम ये कार्य हमारे सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व अजीत दादा पवार इनके लिए कर रहे हैं, हमारे सबसे बड़े नेतृत्व माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल के लिए कर रहे हैं, और ये कार्य हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं, ताकि पार्टी खुद चयन करती है उम्मीदवारों का। पार्टी देखती है कि अपने पार्टी को बढ़ाने में और लोगों तक के लोक कल्याणकारी चीजें पहुंचाने में कौन मदद करता है, और पार्टी उसी तरह से उम्मीदवारों का चयन भी करती है। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक मजबूत तरीके से इस गोंदिया जिले में उभर के आए, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हमेशा महाराष्ट्र विधान भवन में पूरी तरह से तत्पर रहे कि इस क्षेत्र की जनता को न्याय दिला सके, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और रही बात कि मैं लड़ूंगा या मेरे पिताजी लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा, इसका डिसीजन पार्टी के लिए कौन कार्य कर रहा है, पार्टी के लिए किस तरह से कार्य किया जा रहा है, सकारात्मक क्या जो चेंजेस पार्टी में हो रहे हैं और जनता में हो रहे हैं, इसका आकलन पार्टी हाईकमान टाइम टू टाइम लेते रहती है, और वो देखते हुए निश्चित तौर पे पार्टी हाईकमान डिसीजन लेगी। उनको जो उचित नेतृत्व लगेगा, उस उचित नेतृत्व के लिए पार्टी हाईकमान टिकट भी फाइनल करेगी, और ये सुनिश्चित कर लेगी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही विधायक इस अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र से यहाँ से चुन के जाए। अच्छा, आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या आह्वान करना चाहोगे या क्या विनंती करना चाहोगे? मैं अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता को एक ही आह्वान करना चाहूंगा कि हमारी पूर्व विदर्भ की जो जनता है, खास करके भंडारा गोंदिया की जनता, इनको हमेशा किसी न किसी इमोशन में फंसाया जाता है, कभी जाति के नाम पे, कभी उपजाति के नाम पे, कभी किसी पैसे के इसमें, कोई और कोई झूठ बातें बता के, कभी संविधान बदलने वाला है, तो कभी आरक्षण खत्म होने वाला है, कभी आदिवासियों को ये प्रश्न आने वाले हैं। तो आज के तारीख में ग्रामीण जनता ने कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, ग्रामीण जनता ने अपना जो सोचने का दायरा है वो बढ़ाते हुए मेरा ये अनुरोध है कि वो लोगों ने ऐसे नेतृत्व की मदद करनी चाहिए जो नेतृत्व उनके घर पे पर्सनल लेवल पे जो चेंजेस लाके दे सकता है, जो इस एरिया के लिए जो हमने रोड मैप बनाया है कि हमें हमारा जो धान पिकाने वाला जो शेतकरी है, वो शेतकरी को अगर हम 10,000 रुपए से 50,000 रुपए प्रति एकड़ कैसे लेके जाए, हमारी जो घर में काम करने वाली जो महिला है, अगर हम उनको कोई भी कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट के तहत या किसी जो लिज्जत पापड़ की कंपनी से हमारी बात चल रही है या सुरुचि मसालों से चल रही है कि इनको जॉब वर्क दिलाते हुए इनको 200 से 300 रुपए दिन की रोजी मिला के कुछ काम कैसे कर सके, जो हमारा युवा वर्ग है वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट कैसे कार्यान्वित करे, क्योंकि एकदम से तो करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते, तो वो लाख 2 लाख के पीएमईजीपी के प्रोजेक्ट से उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, उनको वो प्रोजेक्ट कार्यान्वित करके देना और महीने के 10,000 रुपए कमाने तक के उनको सक्षम बनाना, ताकि इसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम कैसे मजबूत करें। और इस प्रकार का नेतृत्व जो इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और इस प्रकार से देश की जो नीति है उसमें फायदा लेके आएगा, ऐसे नेतृत्व को इस अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मदद करनी चाहिए, जो उनके घर पे पर्सनल लेवल पे डेवलपमेंट खींच के लेके आए, ना कि वो रोड रास्ते और नाली तक के सीमित रहे, इस घर के दहलीज के अंदर वो डेवलपमेंट आए। अगर ये घर साल के 50,000 रुपए कमाता है तो ये घर साल के लाख रुपए तक के पहुंच जाना चाहिए। यही हमारी ईश्वर से भी इच्छा है और यही हमारी अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र की सारी जनता के लिए भी इच्छा है, और हम जनता से यही इच्छा चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के पक्ष, विचारधारा, जात पात को ये सब चीजें भूलते हुए, ये सब चुनावी मुद्दे होते हैं जिनके कारण सालों साल से पूर्व विदर्भ की जनता को मूर्ख बनाया जाता है और उनकी पर्सनल डेवलपमेंट को उनसे छीना जाता है। अगर वो चाहते कि उनका पर्सनल डेवलपमेंट अच्छा हो तो उन्होंने इस विकास की गंगा में हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाना चाहिए। तो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा विधानसभा क्षेत्र इस पूर्व विदर्भ के मैप पे, इस विदर्भ के मैप पे पश्चिम महाराष्ट्र वाले भी देखेंगे और सोचेंगे कि इतनी अच्छी साधन संपत्ति, इतना अच्छा नैसर्गिक संपत्ति, तालाब, डैम, जंगल, ये सारी चीजें रहने के बाद, पानी की इतनी अच्छी सुविधा रहने के बाद में ये जो इतने पिछड़े हुए थे, आज उनको भी समझ में आएगा कि अब ये भी हमारे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और महाराष्ट्र के आर्थिक चक्र में हमारा अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र एक अहम हिस्सा होगा। ये मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं।
साथियों यह थे डॉक्टर सुगत चंद्रिका जी पुरे, हमने इनसे बातचीत की है। साथियों इन्होंने बताया है कि यह इनका विजन बहुत अच्छा है, इथेनॉल कंपनी शुगर कारखाना लाने वाले। साथियों लेकिन अब देखना यह बाकी होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसे मौका देती है और किसे मौका नहीं देती, यह देखने लायक रहेगा। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ।